नमस्कार दोस्तों। अब इन्हें डांस करना है, इतनी देर से मुझे नचा रही है, उसमें इनका मन नहीं भरा। बेटा ऋषभ, आज आप बुरे फंसे हो। आज आपकी बीवी आपको इतने इशारों पे नचाएगी। चलो तैयार हो जाओ। ऋषभ अपने मन में परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, बस आप रोए नहीं। ऋषभ के बोलने पर वानी बहुत खुश हो जाती है और ऋषभ वहाँ रखे म्यूजिक सिस्टम पर एक और गाना प्ले कर देता है। वानी धीरे धीरे चलकर ऋषभ के करीब आती है, उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। वानी को अपने इतने करीब देखकर ऋषभ भी अपने होश खोने लगता है और वो वानी को कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लेता है। दिल मांग रहा मोहल्ला तेरे साथ धड़कने को, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहल्ला तेरे साथ धड़कने को। ये गाना चल रहा था और दोनों ही गाना ख़त्म हो जाता है, पर वानी और ऋषभ अभी तक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। वानी अचानक अपने दोनों हाथों से ऋषभ के कोट की कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों से अपनी होठों को मिला लेती है। ऋषभ उसकी इस हरकत पर चौंक जाता है। ये पहली बार था। आज ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। बेचारे को आज वानी का शौक पर शौक दे रही थी। अब ऋषभ भी वानी को अपनी और करीब खींचकर उसे किस करने लगता है, पर ऋषभ को अपने फेस पर कुछ पानी जैसा महसूस होता है। वो वानी अपने होठों से आज़ाद करती हुए उसके चेहरे को देखती है। ऋषभ देखता है वानी रो रही थी। उससे रोते तो ऋषभ बहुत परेशान हो जाता है। तुरंत वानी को अपने गले लगा लेता है। वानी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? ऋषभ परेशान होते हुए कहता है। ऋषभ उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और जैसे पलटता है वानी उसे हाथ को पकड़कर खींच लेती है, जिससे ऋषभ उसके ऊपर आ गिरता है। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। वो वानी की आंखों में देखता है जिनमें इस वक्त कितना दर्द था। आपको पता है ऋषभ जी, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, जब हम एक दूसरे से टकराए थे, तो मैं आपके चेहरे में खो सी गई थी। आप मुझे पहली नज़र से ही अच्छी लगने लगी थी, लेकिन फिर मेरी शादी तय हो गई। लेकिन जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी, ना मैं उसे जानती थी, ना मैंने उसे देखा था, पर फिर भी अपनी ख्वाहिशों का दम घोंटते हुए अपनी माँ के लिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन यह बोलते हुए बानी रोते हुए एक पल के लिए मुस्कुराती है। लेकिन जब मैंने आपको मंडप में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपसे मुझे मिलवा दिया। लेकिन जैसे आपने मुझे शादी के बाद तलाक देने के लिए कहा, तो मुझे एक बार फिर से अपनी किस्मत पर रोना आया। पर फिर भी मैंने तय किया था कि मैं शादी को निभाऊंगी और इस रिश्ते को एक मौका दूंगी और आपके फैसले को बदल दूंगी। पर सब कुछ बिखर गया ऋषभ जी। शादी की रात आपकी जो सच्चाई मुझे पता चली, उससे मेरे सब कुछ तबाह कर दिया। क्यों किया आपने ये ऋषभ जी? आपकी वजह से हमें अपने परिवार, घर परिवार सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। हम तो ये शहर छोड़कर जाने चाहते थे, पर हमें दिशा ने रोक लिया और थोड़ा संभलना भी सीख गए थे। लेकिन आप एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी में वापस क्यों आए? पिछली बार खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, लेकिन ऋषभ जी इस बार अगर टूट गए तो फिर से नहीं जुड़ पाएंगे। यह कहकर वानी रोने लगी। ऋषभ उसे रोते देख अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। उससे की आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी पलटता है, जैसे वानी उसके ऊपर और वो उसके नीचे था। वो वानी को गले लगा लेता है और उसे बालों को सहलाने लगता है। वानी, चुप हो जाइए। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया, पर मैं वादा करता हूँ इस बार कोई दुख आपके पास तक भी नहीं आएगा। मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपसे इतना प्यार करूँगा, आप सारे दुख भूल जाएंगी। ऋषभ बोलता है, पर वानी कुछ कोई जवाब नहीं देती। ऋषभ हल्के से वानी का चेहरा अपने सामने करता तो देखता है वानी सो चुकी थी। ऋषभ धीरे से वानी को वापस बेड पर लेटा देता है। वानी को ऐसे बच्चों की तरह सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऋषभ धीरे धीरे उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए वानी के चेहरे को निहारते हुए कहता है, वानी, आप बहुत मासूम हो। आपकी इसी मासूमियत पर तो मुझे आपको बहुत प्यार आता है। यह बोलकर ऋषभ उसके गालों को चूम लेता है और आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह जो आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है। ऋषभ उसकी आंखों को देखते हुए कहता है, आपकी नाराज़गी, जब आप हम पर गुस्सा करती हो और मुझे गुस्से में घूरती हो, तो आप ये क्यूट सी नाक लाल हो जाती है। उस पर आप बिल्कुल कश्मीर की कली लगती हो। और आपके ये होठ, जब आप ये लब मुस्कुराती हैं, तो कुछ पल के लिए मेरी सांसें और ये वक्त रुक सा जाता है। ऋषभ यह बोलकर वानी के होठों पे हल्के से चूम लेता है। ऐसा करते हुए वानी नींद में मुस्कुरा जाती है। ऋषभ फिर वानी को अच्छे से कंबल से ढक देता है और कमरे की सारी लाइट ऑफ करके अब खुद भी वानी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है।
अगली सुबह खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी से बानी के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने सोते हुए ऋषभ का चेहरा दिखाई देता है। ऋषभ का चेहरा बिल्कुल उसके बहुत करीब था और सोते वक्त ऋषभ बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जब बानी को अपनी कमर पर ऋषभ का हाथ महसूस होता है तो बानी तेजी से चिल्लाते हुए बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर ऋषभ की भी आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ बानी, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ऋषभ अलसाई हुई सी आवाज़ में बोलता है। फिर अपने सामने खड़ी बानी को देखकर उसे कल रात की बात याद आ जाती है और ऋषभ उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। बानी जब देखती है ऋषभ उसे देखे जा रहा है तब वो अपने आप को देखती है तो उसने वही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है जो कल रात नताशा ने उसे पहनने के लिए दी थी। बानी तुरंत भागकर सोफे के पीछे खड़ी हो जाती है। उसकी ये हरकत देखकर ऋषभ को हंसी आ जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप हंस क्यों रहे हैं? बानी गुस्से में कहती है। आप पहले वहाँ से निकलकर सामने आइए वरना मैं वहाँ आ जाऊँगा। ऋषभ बेड से उठते हुए कहता है। नहीं, हम नहीं आएंगे, पहले आप ये बताइए हम यहाँ कैसे आए और आप हमारे साथ बेड पे क्यों थे? बानी गुस्से में बोलती है। बानी कल रात आपने बहुत परेशान किया है, अब आपकी सताने की बारी है। ऋषभ अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है। कल रात हमें नताशा का फ़ोन आया था, उसने हमें बोला कि आपको वहाँ से घर लेकर जाएं क्योंकि आपने शराब पी है और उसे कुछ काम है, इसलिए वो आपको छोड़ने के लिए नहीं आ पाई, इसलिए मैं आपको क्लब से यहाँ लेकर आ गया। ऋषभ झूठ बोलता है पर उसे ये सब बोलने पर बानी हैरान होते हुए उसका मुँह देखने लगती है। बानी को याद आता है कि आखिरी बार जूस पिया था जो नताशा ने उसे दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बानी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हमने शराब नहीं पी थी, हमने तो सिर्फ जूस पिया था, लेकिन कल रात हमने क्या, हमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। हमारे कहने का मतलब है हमने कोई, बानी अटकते हुए कहती है। आपने बहुत कुछ किया और आपने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया। मुझे तो कल रात ही पता चला आप बहुत ही वाइल्ड हो, आप दिखने में ही सीधी सादी लगती हो पर बहुत ख़तरनाक हैं। ऋषभ जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहता है और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त बानी को परेशान करने में ऋषभ को बहुत मज़ा आ रहा था। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। बानी घबराते हुए सोफे की साइड से बाहर आकर कहती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने रात को मेरे पास आकर मेरा कोट उतारकर मुझे अपने पास खींच लिया और फिर ऋषभ आगे कुछ बोलता है। बानी चिल्लाते हुए रोक देती है। बस कीजिए ऋषभ जी, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह कहते हुए बानी रोने लगती है। ऋषभ उसे रोते देख घबरा जाता है और बानी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। बानी लगातार रोई जा रही थी। बानी चुप हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल रात कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपकी इजाज़त के बिना आपके इतना करीब कभी नहीं आऊँगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस आपको परेशान कर रहा था, प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऋषभ ये बोलकर बानी के बाल सहलाते हुए उसको चुप कराने लगता है। बानी जब ये सुनती है कि ऋषभ उसे बस परेशान करने के लिए उसे छेड़ रहा था तो ऋषभ की चेस्ट पर मुक्कों की बरसात कर देती है। ऋषभ जी आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। बानी उसे मारते हुए कहती है। बानी बस कीजिए, मुझे लग रही है। ऋषभ उसे बचते हुए कहता है। वैसे एक बात कहूँ, आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऋषभ उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है। बानी उसकी आंखों में देखती है। पता नहीं क्यों आज उसे पहली बार उसकी आंखों में ध्यान से देखा था। ऋषभ की आंखों में बानी को अपने लिए बेतहा सा प्यार नजर आ रहा था। बानी उसकी आंखों की गहराई में उतरती जा रही थी, वो उसकी आंखों में खो गई थी। बानी आपको घर नहीं जाना क्या, या आपको पूरा दिन मेरे साथ ही मेरी बाहों में रहना है? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऋषभ धीरे से बानी के कान के पास आकर कहता है, जिससे बानी का ध्यान उसकी आंखों से हट जाता है। वो घट बढ़ाकर ऋषभ से अलग हो जाती है और बानी वहाँ से तेज़ी से बाथरूम में भाग जाती है। ऋषभ से मुस्कुराते हुए बानी को जाते हुए देखता रहता है। कल रात में उसे पाने की ही वाला था, अपनी ख्वाहिश के इतने करीब होकर मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। पता नहीं वो ऋषभ कहाँ से वहाँ पर आ गया। साहिल स्मोकिंग करते हुए गुस्से में कहता है। यही तो मैं सोच रही हूँ, मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि मैं उसे क्लब लेके जा रही हूँ। पता नहीं ऋषभ को कैसे पता चल गया। बानी उस होटल में है, वरना हमारी लाइफ से कल उस बानी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता। नताशा सोफे पर बैठकर दांतों को पीसकर कह रही थी। तुम क्या ऋषभ को जानती नहीं हो? वो बानी के एक एक पल की खबर रखता होगा, शायद उसे कल रात उसे पता होगा कि बानी कहाँ है। साहिल ने कहा। अगर ऐसा है तो उसे मेरे बारे में भी पता चल गया होगा कि बानी को कल रात होटल रूम में मैंने भेजा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऋषभ को ये पता चल गया तो बानी को कभी नहीं खुद से दूर नहीं करेगा और मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे से नफरत करने लगेगा। अब मैं क्या करूँ? मैं ऋषभ की नफरत नहीं सह सकती, मैं उस बानी को जान से मार डालूंगी। नताशा डरते हुए सोफे से खड़े हो जाकर कहती है। यू नो व्हाट, तुम रहने ही दो, तुम कुछ मत करो, ना ही तुमसे कुछ नहीं होगा नताशा। जो कुछ भी करना होगा मैं खुद ही करूँगा।
बानी को कैसे हासिल करना है वो मैं खुद देख लूँगा। बानी को हासिल करना अब मेरी जिद बन चुकी है, उसे मैं हासिल करके ही रहूँगा, चाहे अब उसके लिए मुझे ऋषभ को ही अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। साहिल उसके सामने आकर कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे समझे। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ और उसके ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे उसे चोट पहुँचाने वाला मेरा खुद का भाई क्यों ना हो। अगर ऋषभ को कुछ भी हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। मैं ऋषभ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले पार्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों।